कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। ठीक है, केमिस्ट्री को एंजॉय कीजिए, आराम से पढ़िए, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी आपको। हम पढ़ेंगे आज वैद्युत रसायन चैप्टर 3 का लास्ट वीडियो, पार्ट 12। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह गया संक्षारण, यानी कि कोरोजन। इसका अर्थ होता है, क्यों होता है, कौन कौन से कारक होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, इसकी क्रियाविधि क्या होती है और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। ठीक है, संक्षारण एक टिपिकल हिंदी वर्ड है, जिसका हम सामान्य रूप से कहते हैं जंग लगना। ठीक है ना, जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगती हुई हमने घर में देखा, हमने 2 जंग तो घर में आसानी से देखी है। तांबे के बर्तनों पर हरी हरी सी जंग लग जाती है और लोहे की वस्तुओं पर लाल भूरे रंग की सी जंग लग जाती है, वो संक्षारण ही है। ठीक है, आज हम लोहे की पर जंग लगने की प्रक्रिया को देखेंगे और उसको कैसे हम रोक सकते हैं इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज़ देखो, लोहे पर जब जंग लगती है तो आपने देखा हो लोहे पर जंग कब लगती है। इन दिनों में बारिश का सीज़न चल रहा है, मानसून चल रहा है, इन दिनों में जंग ज़्यादा लगती है। तुमने देखा होगा कब लगती है, जब बारिश का पानी लोहे की चीज़ों पर रुक जाता है ना, कहीं कहीं नमी आ जाती है, कहीं सीलन होती है, तो ही लोहे पर जंग लगती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोहे पर जंग लगने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, नमी, है ना। तो नमी का मतलब क्या है, हम तो पानी डालते नहीं है जंग लगाने के लिए, वातावरण में अपने आप जब बारिश का पानी हो या नमी हो तो ही जंग लगती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गई, परिभाषा क्या हुई इसकी, कि वातावरणीय कारकों जैसे नमी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, HCl गैस, Cl2 गैस आदि के कारण शुद्ध धातुओं का अवनत या नष्ट हो जाना धातुओं का संक्षारण कहलाता है। ठीक है ना, जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे पर जंग लगना आदि। ये लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा व्यापक है, इतनी ज़्यादा होती है कि पूरे विश्व में कुल मिलाकर जितना पूरे वर्ष में जितना लोहे का उत्पादन होता है उसमें से लगभग 15% लोहा तो जंग लगने की वजह से नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, अब देखो ये जंग लगना या जो संक्षारण की प्रक्रिया होती है 2 तरीके की होती है। ठीक है, एक तो होता है रासायनिक या शुष्क संक्षारण, दूसरा होता है विद्युत रासायनिक या नम संक्षारण। शुष्क संक्षारण का मतलब होता है जहाँ नमी की आवश्यकता नहीं होती, बिना नमी के ही कोई भी सक्रिय धातु वातावरणीय कारकों नमी को छोड़कर HCl, SO2, Cl2, H2S या किसी भी वातावरणीय कारक से डायरेक्ट अभिक्रिया कर लेती है और यौगिक बना लेती है। ठीक है, वो तो कहलाता है रासायनिक या शुद्ध संक्षारण, शुष्क संक्षारण, जो एक सामान्य ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन दूसरा होता है विद्युत रासायनिक या नम संक्षारण। नम संक्षारण का मतलब वो नमी की उपस्थिति में, नमी तो ज़रूरी ही है, साथ में ही उसके साथ में जो धातु होगी उसमें अगर अशुद्धियाँ होंगी तो भी संक्षारण की प्रक्रिया तीव्रता से होगी। जो हम पढ़ रहे हैं लोहे पर जंग लगना या तांबे पर जंग लगना, वो विद्युत रासायनिक या नम संक्षारण का ही उदाहरण है। अतः हम इसी संक्षारण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि वो उसमें रिडॉक्स अभिक्रियाओं पर आधारित होगा। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है कि जंग लगना होता है, हमने क्या देखा, जंग लगने का मतलब क्या हुआ कि जब जंग लगती है तो क्या होता है कि लोहा जो होता है वो लोहे की ऑक्साइड, जंग का सूत्र आपको पता है Fe23.X H2, ये होता है। लोहा जो होता है उसके यौगिक में बदल जाता है। ठीक है ना, यानी शुद्ध धातु उसके यौगिक में बदल गई, ये संक्षारण की प्रक्रिया है। लेकिन धातु निष्कर्षण क्या होता है, धातु निष्कर्षण में कोई यौगिक होता है धातु का, उसका अपचयन करते हैं और उसको धातु में परिवर्तित करते हैं। यानी कि जो धातु की संक्षारण की प्रक्रिया है वो धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया के विपरीत होती है। क्यों होती है, समझ में आ गया, क्योंकि धातु निष्कर्षण करते हैं तो कोई यौगिक होता है जो अयस्क के रूप में होता है, उसका अपचयन करवाते हैं धातु में और हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। लेकिन संक्षारण में क्या होता है, वातावरणीय कारकों के कारण धातुओं का ऑक्सीकरण होता है और वो यौगिकों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्लियर ये चीज़। अब देखिए कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो संक्षारण को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे पहली चीज़ तो धातु जितनी ज़्यादा क्रियाशील होगी वो वातावरणीय कारकों से उतनी ही जल्दी प्रभावित होगी, यानी कि उस पर उतनी ही जल्दी जंग लग जाएगी। जैसे लोहा एक क्रियाशील धातु है इसलिए उस पर आसानी से जंग लग जाती है। ठीक है, कॉपर की तुलना में लोहे पर जंग जल्दी लगती है। ठीक है ना, ठीक है। दूसरी चीज़ नमी की उपस्थिति, अगर नमी नहीं होगी तो जंग नहीं लगेगी, नमी की उपस्थिति में ही जंग लगती है अपनी सामान्य प्रक्रियाओं में। वायु प्रदूषक या धातु में अशुद्धियाँ, अगर कोई वायु प्रदूषक नहीं हो, ठीक है ना,
अभी हम क्रियाविधि में देखेंगे जो वायु प्रदूषक गैसें होती हैं ये जब जल में घुल जाती हैं तो जल की चालकता को बढ़ा देती हैं, और जब जल की चालकता बढ़ती है तो संक्षरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। तो अगर वायु प्रदूषक गैसें नहीं होंगी तो जल की चालकता बहुत कम रहेगी, और बहुत कम चालकता रहेगी तो संक्षरण की प्रक्रिया भी धीमी ही रहेगी। ठीक है ना। अगली चीज़ है कि वातावरण यानी कि जल या मृदा का जो pH है, जिसके संपर्क में वस्तु है, लोहे की वस्तु है, कोई भी वस्तु जिस वातावरण के संपर्क में है उसकी pH 7 से कम या अधिक, यानी कि या तो अम्लीय pH हो या क्षारीय pH हो, पर संक्षारण तीव्र गति से होता है, क्योंकि शुद्ध जल विद्युत का बहुत दुर्बल चालक होता है और अम्लीय या क्षारीय माध्यम में उसकी चालकता बढ़ जाती है। और हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि जो समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पर जंग बहुत तीव्रता से लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के पानी में खारापन होता है, क्षारीय पानी होता है, और क्षारीय पानी होता है तो वहाँ पर जंग की प्रक्रिया बहुत तीव्रता से संपन्न होती है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं संक्षारण की क्रियाविधि को। देखिए, संक्षारण को हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो हम इस चैप्टर में हमने पहले पढ़े थे विद्युत अपघटनी सेल, और अब पढ़ रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो ये जो संक्षारण की प्रक्रिया है वो भी एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है। ये विद्युत रासायनिक प्रक्रिया का मतलब यानी विद्युत रासायनिक सेल बनेगा, जिसको अपन गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया में धातु की सतह पर एक सूक्ष्म गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है। ठीक है। उदाहरण लेंगे हम इसमें लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया का। ठीक है ना। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया के समय देखो क्या होता है, ये डायग्राम से समझें। ये कुल लोहे की वस्तु है। ठीक है। ये चीज़ और ध्यान रहे कि अगर लोहे की वस्तु चिकनी होगी, चिकनी सतह वाली होगी, तो उस पर नमी या पानी रुक नहीं पाएगा, और रुक नहीं पाएगा तो उस पर जंग भी आसानी से नहीं लगेगी। लेकिन जो खुरदरी सतह होती है उस पर पानी की बूंद आसानी से रुक जाती है, और आसानी से रुक जाती है तो वहाँ जंग की प्रक्रिया तीव्रता से संपन्न होती है। तो यहाँ होगा क्या, जैसे ये कोई लोहे की वस्तु है, ठीक है, उस पर जल की बूंद गिर गई। ये जल की बूंद जो होगी ये विद्युत अपघट्य का कार्य करेगी। ये जो वस्तु है, लोहे की वस्तु है, वो एनोड का कार्य करेगा, और उसके वातावरण में जो ऑक्सीजन गैस है, हवा में ऑक्सीजन गैस हमेशा होती है, वो कैथोड का कार्य करेगी। ठीक है। अब ये जो शुद्ध जल होता है ये दुर्बल चालक होता है। इसमें अगर कोई अशुद्धि, वातावरण की अशुद्धि, जैसे कोई CO2 SO2 आदि घुल जाए तो क्या करेगी, जल में घुलकर वो कोई ना कोई अम्ल बनाएगी, और अम्ल क्या करेंगे, H+ आयनों को त्याग देंगे तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो जब लोहे की सतह पर CO2 या SO2 युक्त जल की बूंदें गिरती हैं तो निम्न प्रकार एक सूक्ष्म गैल्वेनिक सेल बनता है। सबसे पहले F यानी कि लोहा जो होता है वो एनोड का कार्य करता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो OHR यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया क्या हो गई कि Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe+2 बना लिया। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 Fe लिए हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 2 Fe+2 बन गए हैं। ठीक है ना। जल की बूंद में CO2 SO2 आदि घुली होने के कारण ये अम्लीय हो जाता है और H+ आयन बन जाते हैं। ठीक है ना। H2O + CO2 H2CO3 बन गया, जिसको हम कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। और अम्ल का मतलब क्या होता है, जो H+ आयन त्यागते हैं। तो H2CO3 2 H+ आयन त्याग कर CO3-2 बनाएगा, यानी H+ आयन हमें प्राप्त हो गई। विद्युत अपघट्य था। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड कौन है, O2। कैथोड पर क्या होगा, ये जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण किए जाएंगे, तो कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन भी पहुंचेंगे और ये H+ आयन भी पहुंचेंगे। तो वहाँ क्या होगा, कैथोड पर O2 गैस H+ आयनों के साथ H2O का निर्माण करती है। ठीक है ना। यानी 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ से 4H+ आ जाएंगे और एक O2 अणु मिलकर बना लेंगे 2H2। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, RH रिडक्शन हाफ रिएक्शन। समझ में आ गई ना चीज़ यहाँ तक। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए थे, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए थे, तो टोटल अभिक्रिया क्या हो गई, टोटल अभिक्रिया हो गई 2Fe + O2 + 4H+ = 2Fe+2 + 2H2O। ठीक है ना। यहाँ से ये 2 Fe आए थे = Fe+2, यहाँ से O2 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो गए, O2 = ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई। अब क्या होगा कि ये जो Fe+2 आयन्स यहाँ बन गए हैं ये वातावरणीय कारकों के द्वारा और ऑक्सीकृत किए जाएंगे, तो ये Fe+2 से Fe+3 में ऑक्सीकृत हो जाएंगे, और Fe+3 के रूप में जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। और फेरिक ऑक्साइड फिर यहाँ जो जल के अणु बन रहे हैं इन्हीं को अपने अंदर क्रिस्टलन जल के रूप में ले लेता है और जंग बना लेता है। इस प्रकार बने Fe+2 आयन वायुमंडलीय O2 द्वारा ऑक्सीकृत होकर Fe2O3 बनाते हैं, जो जल योजित होकर, ये वाला जल ही जुड़ जाएगा, तो जंग का सूत्र क्या है, Fe2O3.X H2O। यहाँ X की वैल्यू 2 या 3
हो सकती है। बनाते हैं तो रिएक्शन क्या हुई, 4Fe+2 प्लस O2 प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe2O3। ठीक है ना। Fe2O3 एब्जॉर्ब्स H2O एंड मेक्स रस्ट यानी कि जंग Fe2O3.XH2O लाल भूरे रंग का पाउडर होता है। ये जंग का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। लोहे की जंग का सूत्र लिखो। ठीक है, तो ये लोहे की जंग का सूत्र है और ये एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि यह एक छोटे से सूक्ष्म गैल्वेनिक सेल का निर्माण हुआ था जिसमें लोहे की वस्तु एनोड का कार्य करती है, वातावरणीय ऑक्सीजन कैथोड का कार्य करती है और अशुद्धियों युक्त जल की बूंद जो होती है वो विद्युत अपघट्य का कार्य करती है। ठीक है, इस तरीके से वस्तुओं पर जंग लग जाती है। अब कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम जंग को रोक सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, हमने घरों में देखा है, अगर हम जैसे हमारे घर में लोहे के दरवाजे या खिड़की वगैरह होते हैं तो हमको जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उन पर पेंट कर देते हैं। ठीक है ना। हमने ये देखा है कि जब लोहे की वस्तु पर नमी आती है, ठीक है ना, तो ही ये पढ़ा ना हमने, लोहे की वस्तु पर जब कोई नमी आती है तो ही गैल्वेनिक सेल बनता है और गैल्वेनिक सेल बनने के बाद ही जंग लगती है। तो अगर किसी तरीके से ये नमी रुक जाए, है ना, ये नमी ही रुक जाए तो गैल्वेनिक सेल नहीं बनेगा और गैल्वेनिक सेल नहीं बनेगा तो जंग भी नहीं लगेगी। तो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम नमी को रोक सकते हैं। देखिए, या तो धातु की सतह पर कोई चिकनाई लगा दें, जैसे ग्रीस या तेल, घरों में जो लोहे के बर्तन होते हैं ना, कढ़ाई वगैरह, उन पर चिकनाई लगा दी जाती है, या जो लोहे के पार्ट्स काम में ले जाते हैं, मोटर व्हीकल्स वगैरह होते हैं ना, उनमें उनकी ग्रीसिंग की जाती है ना, ताकि उन पर जंग न लगे और उनका घर्षण भी कम से कम रहे। या धातु की सतह पर पेंट कर दें ताकि धातु की सतह नमी के संपर्क में नहीं आए, या धातु के आसपास का वातावरण नमी रोधक कर दें। जैसे कोई मोटर पार्ट्स वगैरह होते हैं, लोहे की वस्तुओं की पैकिंग करते हैं तो उनकी वाटर प्रूफ पैकिंग कर देते हैं। वाटर प्रूफ पैकिंग करने से क्या होगा, वो नमी रोधक हो जाएंगी और नमी रोधक हो जाएंगे तो उन पर जंग की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है ना। अगला है बलिदानी सुरक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये और बहुत अच्छा भी तरीका है। इस बलिदानी सुरक्षा को हम गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस धातु को जंग से बचाना है ना, उस धातु की सतह पर किसी दूसरी सक्रिय धातु की परत चढ़ा दी जाती है। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए ये कोई धातु की सतह है, मान लीजिए लोहे की धातु है, इस पर वातावरणीय कारणों से बहुत जल्दी जंग लग जाती है, तो हम क्या करें, इसके ऊपर किसी दूसरी सक्रिय धातु की एक परत चढ़ा दें। उससे क्या होगा, वातावरण के संपर्क में कौन आएगा, ये धातु आएगी, ये वाली धातु नहीं आएगी, तो जंग किस पर लगेगी, इस धातु पर तो जंग लग जाएगी लेकिन इस पर नहीं लगेगी, ये बच जाएगी। तो ये वाली जो धातु है जिसकी हमने परत चढ़ाई थी वो अपना बलिदान कर देगी, अपने आप को नष्ट कर देगी और इसको बचा लेगी, इसीलिए इसको हम बलिदानी सुरक्षा कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जब हम एक धातु के ऊपर किसी सक्रिय धातु की परत चढ़ाते हैं, इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, धातु की सतह पर किसी अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ा देते हैं जिससे सक्रिय धातु वातावरणीय कारकों से ऑक्सीकृत होकर संक्षारित हो जाती है और अंदर वाली जो मूल धातु है वो संक्षारण से बच जाती है। जैसे लोहे की सतह पर Zn की परत चढ़ाई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसमें Zn का तो संक्षारण हो जाता है और लोहा संक्षारण से बच जाता है। क्या होता है, Zn बदल जाएगा, ZnCO3 और ZnOH होल ट्वाइस में। ये जिंक की जंग का सूत्र है। ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही जब कॉपर पर जंग लगती है ना, तो कॉपर पर भी जंग बिल्कुल इसी तरीके से लगती है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये कॉपर की जंग Cu की जंग का सूत्र है। ठीक है ना। ये जिंक की जंग का सूत्र और ये कॉपर की जंग का सूत्र है। क्लियर बच्चों। अगला और अंतिम जो तरीका है लोहे की वस्तुओं को बचाने का वो है विद्युतीय सुरक्षा या उत्सर्गी एनोड का। इससे पहले जो बलिदानी सुरक्षा पड़ी थी वो अधिकतर हम उन वस्तुओं के लिए यूज करते हैं, उन लोहे की वस्तुओं को संक्षरण से बचाने के लिए यूज करते हैं जो लगातार जल के संपर्क में या नमी के संपर्क में ना हो।
ठीक है ना। लेकिन विद्युतीय सुरक्षा के लिए हम उन वस्तुओं का या उन वस्तुओं को बचाने के लिए उपयोग में लेते हैं जो लगातार नमी या वायु जल के संपर्क में होती हैं, जैसे जल में डूबी हुई वस्तुओं जैसे जहाज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, भूमिगत पाइपलाइनों अंडरग्राउंड पाइपलाइंस जो जाती हैं, या अंडरग्राउंड टैंक्स जो होते हैं, पेट्रोल वगैरह के टैंक्स होते हैं ना, आदि को संक्षरण से बचाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ये सभी वो हैं जो अधिकतर लोहे के हैं, ठीक है ना। इनमें उत्सर्गी एनोड का उपयोग किया जाता है। देखो मैंने पाइपलाइन का उदाहरण लिया है कि जो ये कोई लोहे की पाइपलाइन है, ठीक है ना। इस लोहे की पाइपलाइन को अंडरग्राउंड है तो ये नमी के संपर्क में तो हमेशा होगी, और जब नमी के संपर्क में होगी तो क्या होगा, Fe का ऑक्सीकरण हो जाएगा, Fe+2 में इस पर जंग लगने लगेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भूमिगत पाइपलाइन डाल देते हैं तो हम क्या करते हैं, इन पाइपलाइनों से एक तार द्वारा किसी सक्रिय धातु की छड़ जोड़ देते हैं। वो सक्रिय धातु मैग्नीशियम की हो सकती है, जिंक की हो सकती है, या एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, विद्युत रासायन सेल की तरह काम कर रही रेडॉक्स अभिक्रिया होगी Fe, और इनमें से सक्रिय धातु कौन सी है, ये तो जो सक्रिय धातु होती है वो पहले इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो ये सक्रिय धातु की छड़ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्याग कर एनोड का कार्य करने लगेगी। जैसे यहाँ Mg क्या होगा, Mg+2 में ऑक्सीकृत हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तार में से होकर फिर यहाँ जाएंगे। यहाँ ये Fe का Fe+2 में ऑक्सीकरण हो चुका था, यहाँ Fe+2 को अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे और ये क्या बना लेगा, फिर Fe बना लेगा। अपचयित हो गया, तो जब Fe में अपचयित होगा तो इस पर जंग नहीं लगेगी। लेकिन धीरे धीरे ये जो छड़ है, जो उत्सर्गी जो हमने ये छड़ यूज़ की है, ये धीरे धीरे अपने धनायन के रूप में नष्ट होती चली जाएगी। तो इसको हम उत्सर्गी एनोड इसीलिए कहा है कि धीरे धीरे अपना बलिदान या अपना उत्सर्ग देती रहती है, लेकिन लोहे की वस्तु को अपनी जंग लगने से बचाती रहती है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। तो देखिए इस विधि में पाइपलाइनों को किसी सक्रिय धातु जैसे Mg, Zn या Al की छड़ से तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। सक्रिय धातु की छड़ एनोड का कार्य करती है तथा इलेक्ट्रॉन त्यागती है तथा Fe+2 को Fe में अपचयित करके लोहे को जंग से बचाती है। इस विधि में प्रयुक्त Mg, Zn या Al की छड़ स्वयं नष्ट हो जाती है, लेकिन लोहे को जंग लगने से बचाती है, इसीलिए इस एनोड को हम उत्सर्गी एनोड कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम संक्षरण को कैसे रोक सकते हैं ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। इस तरीके से संक्षरण क्या था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। संक्षरण होता क्या है, संक्षरण का मतलब सीधी सी बात है कि वातावरण में नमी या किसी भी वायु प्रदूषण के कारण किसी शुद्ध धातु का नष्ट हो जाना, उसके किसी भी अपने अपयौगिक के रूप में ऑक्सीकृत हो जाने के कारण नष्ट हो जाना ही संक्षारण कहलाता है। उदाहरण अपने सामने ही है, लोहे पर जंग लगना या कॉपर पर जंग लगना। यह एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, समझाइए। अगर ये पूछा जाए तो हमें इसमें पूरी संक्षारण की क्रियाविधि देनी होगी, सचित्र वर्णन, ठीक है। इसमें चित्र भी बनाना है और रासायनिक अभिक्रियाएं भी लिखना अनिवार्य है। फिर हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन से कारक होते हैं जो संक्षारण को प्रभावित करते हैं और कौन कौन से उपाय ऐसे हैं जिनके द्वारा हम संक्षारण को रोक सकते हैं। इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।